ठीक है, कुछ ज्ञान की बातें बहुत ज़रूरी हैं। अभी जिस उम्र में हैं आप, सही गलत का अंतर करना आना चाहिए, वो भी समझाना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, स्कूल में नहीं समझाया गया तो अब वो काम हमको करना पड़ रहा है। स्कूल में समझाया जाता, जैसे मेरे स्कूल में समझाया गया। मेरा स्कूल जो है ना, वो विश्व बुद्धा परिषद, यानी कि जो बुद्धिज़्म का एक जो परिषद है, मतलब कि काउंसिल है, उसके थ्रू कंट्रोल होता था। ठीक है, अभी भी है वो स्कूल। तो वहाँ पर बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा मतलब कि रोल था। वहाँ पर जितने भी टीचर्स थे या फिर जितने भी उस जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट बुद्धिज़्म को बहुत फॉलो करते थे वो लोग। पटना में ही है सर? हाँ, पटना में ही। ठीक है, नाम चेंज हो गया है, पहले कुछ और नाम था। मोदगल्यान नाम है, मोदगल्यान। संत एमजी हाई स्कूल बोलते हैं उसको, मोदगल्यान ऐसे बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर ये जो इथिकल वैल्यू है और जो एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से समझाया जाता था वहाँ। आज हमको गर्व से ज़्यादा सौभाग्य महसूस होता है कि हम उस स्कूल से पढ़े हैं। ठीक है, हम जीवन में जितना बार जन्म लें, हम हमेशा चाहेंगे कि उसी स्कूल में मेरा पढ़ाई हो। तो हमको इस बात पर बिलीव है, हमको इस बात पर एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। क्या आपको है? और इसके बाद आज तक हम जितने टीचरों से पढ़े हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो टीचर मेरे जीवन में मुझे मिले। और जब भी उन टीचर के बारे में हम सोचते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है और उनको जहाँ भी रहें उनको प्रणाम करने का मन करता है। जितने भी टीचर हैं, आज मैं अपने जीवन में उन टीचरों की ही बदौलत खड़ा हूँ। और आज जो भी मेरी पहचान है, 1% भी है, 1% हो, आधा % हो, 0.24% हो, कितना % हो, वो सब मेरे गुरु के आशीर्वाद की बदौलत है। मैं ऐसा मानता हूँ। क्या आप ऐसा मानते हैं? तो कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? आप किसी से आशीर्वाद लिए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, तो कहा गया है कि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। क्या बोले? प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं, इसका मतलब है कि उस आदमी के विचारों को आपने ले लिया, उस आदमी ने अपनी विचार आपको दे दिया। अब उस आदमी के सामने यदि आप थोड़ी सी गलती भी करेंगे तो वो आदमी दुनिया से आपको बचा लेगा। मेरी बात समझें? कितना फिलॉसफिकल माइंडसेट है ये, समझ रहे हैं? यदि आपने उस आदमी को पैर छू के प्रणाम करके उससे आशीर्वाद ले लिया, आपने प्रणाम का परिणाम ले लिया जो कि आशीर्वाद होता है, और उस आदमी ने आशीर्वाद दे दिया, तो आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती यदि होगी भी तो वो आदमी उस दुनिया से आपको बचा लेगा। समझें? तो वो बचाने का जो कॉस्ट है ना, कीमत, वही उस प्रणाम का परिणाम है। समझ गए? नहीं तो प्रणाम का अपना मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग है? ठीक है। और मैंने धीरे धीरे अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया है थोड़ा बहुत कि जो स्टूडेंट बस हमारे सामने ढंग से बोल जाए, हम उसको खुद ही आशीर्वाद दे देते हैं कि जीवन में बहुत अच्छा करो। जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तो भगवान करे तुम हमसे यदि कह दो तो हम पूरा कर दें। और मैंने किया भी है कई स्टूडेंट्स का, क्योंकि हमको शिक्षा यही मिली है, हमको अपने गुरुओं से शिक्षा यही मिली है। तो पहले गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चा स्टूडेंट ही सब कुछ करते थे, खाना वाना बनाते थे, साफ़ सफाई वगैरह करते थे। गुरुकुल में सब ऐसा सिस्टम था। आज ना टीचर उस तरह का है, ना स्टूडेंट उस तरह का है। दोनों में कमियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में कमियां हुई। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि परिणाम का परिणाम क्या होता है। समझ गए? तो उसको जिससे मिले ले लीजिए, क्यों कहीं ना कहीं आप आशीर्वाद मिल गया आपको तो आपको बचा ले वो। ठीक है, आइए। क्यों हंस क्यों रहे हो भाई? देखो, एक बोल रहा है आशीर्वाद आटा भी होता है सर। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट in terms of आइए चलिए आशीर्वाद आटा ले आएंगे आज।
इतना लंबा लंबा तो फेंक रहे हैं, आज आटा नहीं लेंगे ना तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आइए, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट में मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और वो वेक्टर ए की खासियत क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। और एक वेक्टर बी है जिसका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। कल जो पढ़ाए थे हल्का फुल्का याद है, ठीक, बस उससे काम चल जाएगा। तो ए और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। अब हमें क्या करना है, x1 वाले को x2 के साथ, फिर x1 को y2 के साथ, और फिर x1 को z2 के साथ, तो x1 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप ये मान के चलिए कि जनरल एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये x1 था तो x1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके अपना ऐड करके लिखते हैं, और फिर y1 को तीनों से करेंगे, और फिर z1 को तीनों से करेंगे, तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 10 mg वाला खाओ, थेरॉक्स नाम है उसका, आओ, ठीक है। x1 गलत बोलने वाला आगे मत बैठिए, नहीं तो हम फुटबॉल के भी प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप ऐसा लिखेंगे, बोलिए, और फिर x1 y1 तो आई कैप डॉट, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, y2 होगा, y2, ठीक है। अब उसके बाद x2 कॉमा z2, तो x1 ना, x1 होगा, ठीक है, और ये आई कैप डॉट k कैप। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया इसके साथ। अब दूसरा जो आएगा प्लस y1 इंटू x2, तो क्या होगा, j कैप डॉट आई कैप प्लस y1 इंटू y2 होगा j कैप डॉट j कैप प्लस y1 इंटू z2 तो होगा j कैप डॉट k कैप, और प्लस फिर अब आएगा z1, तो z1 x2 आई कैप j कैप k कैप हो जाएगा, यहाँ होगा ना। तो क्या लिखेंगे, z2 होगा, z1 होगा, z1 होगा, x2 होगा, k कैप होगा डॉट आई कैप होगा, प्लस यहाँ z1 इंटू y2 k कैप डॉट j कैप, और प्लस में z1 इंटू z2 k कैप डॉट, ठीक। तो यहाँ पे आइए, तो x1 और x2, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, x1 इंटू x2, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो यहाँ 1 होगा, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए आई कैप डॉट जे कैप का रिजल्ट क्या होगा, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, प्लस उसके बाद ये क्या होगा, x1 z2, तो आई कैप डॉट k कैप क्या होगा, 0, प्लस अब आइए y1 और यहाँ x2, तो j कैप डॉट आई कैप 0, प्लस यहाँ क्या होगा, y1 इंटू y2 प्लस ये फिर 0 होगा, और फिर 0, और यहाँ क्या होगा, z1 क्या होगा, बोलिए, प्लस z1 इंटू z2। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें, फाइनल रिजल्ट a डॉट b क्या मिला हमें, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, क्या ये मिला हमें। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि यदि हम वेक्टर ए और बी का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यदि यूनिट वेक्टर का फॉर्म में दिया हुआ है, तो x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होकर, y वाला y टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर, और z वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। बाकी रेस्ट वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर a है और वो वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। और एक वेक्टर b है जो कि माइनस i कैप प्लस 2j कैप और -3 ले लीजिए, -3j कैप। तो अब यदि a डॉट b करेंगे तो a डॉट b में क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ -1 है तो -3 होगा, प्लस अब यहाँ -2 और यहाँ 2 है तो कितना होगा? -4 होगा, और यहाँ -1 और यहाँ पर तो -3 होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया? -3 -4 -3। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? -10। अब देख रहे हैं a डॉट b जो कि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो रिजल्ट स्केलर आ रहा है। कहीं भी वेक्टर है यहाँ नहीं है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर वैल्यू मिलेगा, जिसमें सिर्फ यूनिट होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। समझ पाए? और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई कैप वाले को का कॉफिशिएंट को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और उसके बाद जे कैप वाले को जे कैप के साथ और के कैप वाले को के कैप के साथ। मान लीजिए कुछ सिचुएशन इस तरह का रहेगा। मान लीजिए कोई वेक्टर p है और 0 आई कैप, या फिर मान लीजिए कोई वेक्टर यहाँ पर -j कैप लिखा हुआ है और +2 k कैप लिखा हुआ है, और वेक्टर q है वो लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस k कैप। तो आपको यदि इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर p डॉट वेक्टर q, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर i कैप 0 है ना, क्योंकि 0 i कैप -1 j कैप और +2 k कैप हो गया। और q में क्या है? तो 3i कैप है, यहाँ j 0 है, यानी j 0j कैप है, तो यहाँ j 0 है। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला टर्म तो 0 हो गया और j वाला भी 0 हो गया, तो बचा कितना? -2, यानी कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर क्या बचा? -2। ये रिजल्ट आया। समझ पाए? कोई डाउट है तो पूछिए। किसी कोई डाउट है क्या? बोलिए। क्लियर है? तो यही चीज़ आपका डॉट प्रोडक्ट में यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आ सकता है। और हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि यदि दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, मैग्नीट्यूड भी 0 हो सकता है तभी वो आएगा। और यदि दो वेक्टर का एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा, है ना। दो वेक्टर हैं, उनका दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री या ऑर्थोगोनली अटैच है वो दोनों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ पर जे होगा? कहाँ पर? यहाँ के कैप होगा, सॉरी यही कहना चाहते हो ना? अब ठीक है, हाँ ठीक, चलिए लिखिए इसको। चलिए राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। यूनिट किस्ट में ईस्ट कैप ले लें तो हम वेक्टर ए को डिफाइन कर लिए। ठीक, अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -5a। तो मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर b है, वो कैसे है? तो -5a से मिलेगा वो। तो वेक्टर a में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर b मिलेगा। तो हमको बेसिकली उस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, है ना। हमने अपने मन से मान लिया है, तो यहाँ पर -5 इंटू 5 यूनिट इंटू ईस्ट लिखेंगे तो ये हो गया -25 यूनिट ईस्ट हो गया। अब ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो 25 यूनिट और माइनस ईस्ट कैप, तो ईस्ट कैप के माइनस कौन सा होगा?
25 यूनिट वेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। आप बताइए कौन सा आंसर होगा? तो क्या दिक्कत है, ये करते क्यों नहीं है? ऐसा करके ही ना रिजल्ट निकालिएगा। देखिए अभी जिस फेज़ में हैं आप, आपको हर पॉइंट पे काम करना चाहिए। इनिशियली आप लिखने की हैबिट बनाइए, अपने क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन के डेप्थ में जाइए, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप फास्ट निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना शुरू किया था, तो पहले पूरा हैंडल पकड़कर कॉन्शियस रहते थे चलाते समय, लेकिन जैसे साइकिल चलाते प्रैक्टिस हो गया तो फिर आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं, तो वो बाद में आएगा। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। इनिशियली आप पूरा समय दीजिए उसको, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको किया उस तरह से करना पड़ेगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी ऑप्शन। आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, सारा सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ में। रुकिए, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, रिप्रेजेंट्स 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सेम ऑर्डर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल लेंथ इक्वल टू, क्या होगा इसमें? क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर ए दे दिया है, एक बी दे दिया है, रिप्रेजेंट 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज लेंथ। तो थर्ड साइड ट्राइंगल का क्या होना चाहिए? इसमें क्या करेंगे कि ए डॉट बी करते हैं। हाँ, तो ए डॉट बी करने से हमें क्या मिलेगा? उनका यदि डॉट प्रोडक्ट कुछ हमें मिलता है तो उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए, 2 मिनट देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी, देखिए ध्यान से यहाँ, तो ये ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी डिवीजन में ए बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो हमें इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, मिल सकता है। तो थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? उनके बीच का 2 वेक्टर का एंगल रिप्रेजेंट करेगा। उससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का क्या साइड निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे करें तो कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, बोलिए वेक्टर ए कितना है? ए बोलिए, हाँ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी क्या है? 5i कैप। ठीक है, तो a डॉट बी डिवीजन में ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ए बी करने पे क्या आएगा? ये टर्म तो इसका 0 j कैप और प्लस 0 k कैप लिख सकते हैं ना। तो j और k कैप का तो कोफिशिएंट 0 होगा। तो बचा कितना? यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। डिवीज़न में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5, और ये 16 और 5 कितना? और 16 और 5 कितना? 21। तो रूट अंडर 21 हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इंटू 5, तो कैंसिल आउट हुआ, तो 1 बाई रूट अंडर 21। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 21 है। तो इससे आप टैन थीटा निकाल सकते हैं। टैन थीटा निकल सकता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? याद कीजिए, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया 21, बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? बोलिए। अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 21। ये कैसे आए, समझ पाए? अब यहाँ से हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हमको पी स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर यानी कि 21 और प्लस 1, तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 22। लेकिन 21 कैसे होगा? रुक जाइए, माइनस होगा ना यहाँ, रुक जाइए 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। तो यहाँ एच बराबर, या सॉरी पी बराबर क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू रूट अंडर 21 माइनस 1, तो यहाँ p बराबर आ जाएगा रूट अंडर 20। ठीक, तो यहाँ पर रूट अंडर 20 डिवीज़न में रूट अंडर 21। ठीक है, ये रेशियो आया। तो इससे आप एक ट्रायंगल के साइड्स निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा एक साइड,
वेक्टर बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरा साइड, और उनके बीच का एंगल हमको पता है थीटा है, तो थर्ड साइड निकल सकता है। तो ऑप्शन में कौन दे रहा है, बोलिए। हाँ, तो जो उसका, एक मिनट, ऑर्डर देखिए ना, कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट टू कंसेक्यूटिव साइड्स। मान लीजिए कि एक ऐसे आया, एक साइड ऐसे आया और ये हो गया, और दूसरा साइड ऐसे आया, तो ये तीसरा साइड होगा, ठीक। तो ये साइड निकल जाएगा, ये ए है और ये बी है और ये आर है, तो आर रिजल्टेंट होगा ना। हाँ, तो फर्स्ट साइड निकला, सेकंड साइड भी आपको पता है, क्योंकि आप वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड लेंथ निकल जाएगा, बी का लेंथ निकल जाएगा, रिजल्टेंट कैसे डिफाइन होगा। और उनके दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए, बस लेंथ ही पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है ना, कितना होगा ए का मैग्नीट्यूड, √21 होगा। देखिए, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 5 √21, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए का। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 5 यूनिट होगा। तो आपको पता है अब सीक्वेंस क्या बनाना होगा कि सेम ऑर्डर में है, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर मान लीजिए बी हो गया। अब दोनों के बीच का एंगल, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर बी होगा और ये एंगल थीटा होगा ना। अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कि रिजल्टेंट ये पास करेगा, तो ये रिजल्टेंट पास करेगा, तो इनके बीच का ये एंगल, तो ये एंगल भी यहाँ थीटा होगा। तो ये लेंथ हम निकल गया, तो काम हो जाएगा हमारा। और ये लेंथ क्या है, आर, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, बोलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए पता है ना, तो हाँ, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ab cos थीटा तो हमें पता है, कैसे, ab cos थीटा हमें पता है ना। तो ab cos थीटा की हम नहीं, मान लीजिए हमको ab cos थीटा नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो कितना आया था cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू आया था ना 1/√21 आया था। तो इसमें पुट कीजिए, बराबर कितना होगा, यहाँ हाँ, ab cos थीटा की जगह पे a.b लीजिएगा, बात वही आएगा, ठीक है। तो वह तो निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a² कितना होगा, 21 होगा, और b² कितना होगा, 5 होगा ना। a² कितना होगा, 21 और 25 हो गया, और प्लस इसको और सॉल्व कीजिए यहाँ पर बेहतर तरीके से, तो क्या होगा, हाँ, तो देखिए यहाँ पर, तो रिजल्टेंट r बराबर √21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √21 इंटू 5 1/√21 होगा ऐसे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर √, ये कितना आया, 21 + 25 और प्लस 10, तो √, कितना आया ये, 56, ये आर हुआ। यही रिजल्टेंट का यानी थर्ड साइड का। आप इसको वेक्टर डायग्राम में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए, वेक्टर डायग्राम में वेक्टर ए लिए, उसके बाद ये वेक्टर बी लिए, इसी को पैरेलल शिफ्ट किए यहाँ, और उनके बीच का एंगल थीटा हमको पता चल गया, रिजल्टेंट ही थर्ड साइड होगा ना, रिजल्टेंट थर्ड साइड। तो आप ये ट्रायंगल में देखिए, तो एक ट्रायंगल बना ना, तो थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड ही तो उसका ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, समझ गए। तो √, चलिए (62) जगह पहले आप इसको करिए, पहले कर देंगे उसको, पहले इसको सॉल्व कीजिए।
आइए इस पे देखिए, चलिए इसको करना है, करने करिए इसी को। सिक्सटी टू कर रहे हैं, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इफ वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है एंड वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी तो नहीं पढ़े हैं अभी, ए डॉट बी निकालिए। सी आंसर आ रहा है, सॉल्व हुआ है, चलिए तो इसका आंसर होगा सी। तो सी आंसर हुआ। अब कह रहा है टू वेक्टर ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन देन वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इफ ए इज इतना, बी क्या होगा उसमें? सारे होंगे, सब होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर होने पर क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ए डॉट बी करने पर यदि इसको आप मान रहे हैं बी वेक्टर, तो ए डॉट बी करने पर जीरो आना चाहिए। यदि आ रहा है तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसलिए एनी ऑफ द एबव, ये सही है। ठीक है, किए सॉल्व। चलिए आगे बढ़िए। 64 करिए। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इतना, वो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए क्या आ रहा है। दो वेक्टर है ना, ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए। यदि जीरो आ रहा है तो एक दूसरे से क्या होंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालिए। जीरो आ रहा है। 2 इंटू 7 कितना? 14, और यहाँ 1 इंटू 5 -5, तो 14 - 5 कितना हो? -9 बचा, और 3 3 9 -9, जीरो हो गया। इसीलिए क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? समझ में आ रहा? क्लियर है या डाउट है तो बोलिए। नहीं बनाए हो तो बना लो। ठीक है, अब बताइए 65 का ए। चलिए ठीक है, नहीं बनाया है सब लोगों ने। वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका निकालना है, उसी में डॉट इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो बी निकल जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है तो बोलिए, बताएंगे फिर से, नहीं तो। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इतना इज, इसको बता देते हैं। 65 का डी नहीं होगा? 65 का डी क्यों होगा? b इज इक्वल टू -4, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेते उसमें b का क्या आ रहा है? देखो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करके -4 आ रहा है। हैं? रुकिए रुकिए, देखिए 65 नंबर पे है। अरे बोलो, टू वेक्टर p है, तो p वेक्टर बराबर क्या हो गया? 2i कैप प्लस bj कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर q है, उसका क्या आ रहा है? i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, हमको क्या चाहिए? p डॉट q, और ये क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ प्लस b, और प्लस यहाँ क्या होगा? 2 इज इक्वल टू, तो b बराबर -4। हाँ -4, ऑप्शन डी होगा ना। कौन बोल रहा था ऑप्शन ए? कौन था वो? तुम क्या है, मतलब क्या ऑप्शन पहले देख लेते हो, क्वेश्चन बाद में? क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बना है क्या? तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना है। अब फिर नेगेटिव कर लोगे या -1 ले आओगे? अच्छा खासा स्टूडेंट हो, अब -1 करके बैठ जाओगे। ठीक है, टेस्ट में रिजल्ट देखें आप लोग? टेस्ट का रिजल्ट देखे? अभी नहीं मिला है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग था, पढ़े थे? नहीं पढ़े थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था? मतलब नहीं पढ़े थे? इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं? तुम्हारे लिए नहीं बना था, हमको डर था ऐसा ही। ज़्यादा से आधा से ज़्यादा बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसके बाद उसको लास्ट में जब सब कुछ ठीक कर लिया, अब बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है, उसी समय फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। चलो कुछ नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, और उसमें लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग। एक दूसरे से देख के भी पूछे थे, पूछ के भी लिखे थे। हाँ, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा? ये किसके एब्सोल्यूट परपेंडिकुलर होगा? 7k कैप के होगा। और कोई? देखिए इसको ऐसा समझिए कि एक ये वेक्टर जो है वो k कैप में है, यानी कि z एक्सिस में है।
तो जेड एक्सिस मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया, उसमें है। और ये जो आई कैप जे कैप है, के 0 है, इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है, तो ऐसे भी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा ही। तो आप देखकर कह सकते हैं। समझ गए इसको? ठीक, आइए आप बताइए इसके बारे में। ये क्या हो रहा है? मेरे लिए भी कुछ है क्या? ओ, जिसको पैसा मिल वही तो। अच्छा, पैसे की बात हो गई। गरीब है इसलिए ऐसा मजाक उड़ाता है वो। मेरे पैसे नहीं हैं आजकल गुलकुल पीने के, इसलिए देखिए यही होता है पैसा। हमको मिला नहीं क्योंकि हम गरीब हैं, अत्यंत गरीब। क्या पूरा क्लास? पूरी क्लास में सुधर ना मिला तो वो बस सारे को गरीब। नहीं, अभी तो आपने कमाया नहीं कुछ ना, हम तो कमा के फिर मतलब गरीब हो गए ना। लेवल समझ रहे हैं मेरा? कोई अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, कोई अकॉर्डिंग नहीं। या तो अमीर या तो गरीब, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं है, वाइट या तो ब्लैक, कोई ग्रे नहीं। ऑप्शन बी होगा इसमें। 67, यस। वेरी गुड, सही, अच्छा बना रहे हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। बाकी इधर गर्ल्स लोग में बहुत कम आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठ रहा है क्या? क्या हुआ? बना रहे हो कि नहीं? अरे बोलो, तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। नहीं बनाई हो क्या? क्यों नहीं बनाई? एक दिन का समय मिला था ना। क्या हुआ? कहाँ गया समय? वो कहाँ बीता? सर एक फिल्म देख रहे थे, इमोशनल हो गए, उसी को देखते रह गए। क्या कहीं तो समय बीता होगा। गर्ल्स लोग में आवाज़ नहीं आ रहा है, बॉयज़ लोग में 4-5 लोग बता रहे हैं, 4-5 लोग हाँ भाई तू बता, तेरे से ही मैं पढ़ लूँगा, ऐसा वाला लगा। कुछ मन में सोच रहा है आज लाइब्रेरी जाते ही फोड़ देंगे, कुछ को यही लग रहा है। कुछ को लग रहा है आज घर जाएंगे और नाश्ता करने के मतलब लंच करने के बाद सीधे भीड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, करिएगा वही जो आप हर दिन करते आए हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी अपने डायरी में ये लिखता है कि आज मुझे 4 घंटा से ज़्यादा पढ़ना है, वो खुद की बात नहीं मान पाता, तो हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? एक बहुत अच्छा लाइन है, वो याद है हमको, आ गया तो बताते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है? तो पीके मूवी का एक लाइन है, ठीक है, उसमें दो बातें कही गई हैं, तो आपको वो लाइन समझ में आएगा। 2 बात समझाएंगे तो। पहला बात कि काफिर किसको कहते हैं? काफिर? हाँ हाँ, किसको कहते हैं काफिर? काफिर उसको कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता है। ठीक है, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता है उसे काफिर कह देते हैं। ठीक है, एक जनरल है बात, ठीक। और नवाजी किसको कहते हैं? नवाजी जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, जो इस्लाम में पूरी अच्छे तरीके से, पुख्ता तरीके से विश्वास रखता है। ठीक है, तो समझ गए दोनों में डिफरेंस? दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 0। जो नवाजी होगा वो काफिर नहीं होगा, और जो काफिर होगा वो नवाजी नहीं। कि जो नमाज़ पढ़ेगा वो इस्लाम में विश्वास कर रखेगा तो ही तो नमाज़ पढ़ेगा, और काफिर जो है वो इस्लाम में विश्वास नहीं रखने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो अब एक आदमी जो है बहुत बड़े समस्या में फंसा हुआ है, तो वो कह क्या रहा है कि ख्वाबों का मुसाफिर, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो ख्वाब सिर्फ देख रहा है, इमेजिन कर रहा है, ख्वाब देख रहा है, ख्वाबों से ही बढ़ता जा रहा है कि आज हम लद्दाख जा रहे हैं, तो आज हम गोवा जा रहे हैं, आज हम सीधे मॉरिशस चले गए। तो ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी ना काफिर। तो उसमें एक शब्द आता है सया, सया बोलते हैं, उर्दू शब्द है सया, मतलब होता है रब, भगवान। ठीक है, तो ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी ना काफिर, सया ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर। ना हम पर अपने आप पे विश्वास है ना मास्टर पे, तो हम हैं कहाँ? समझ गए? चलिए, ये वाला का आंसर क्या लिखे हैं? बोलिए। बी लिखे हैं। ठीक, आ रहा है आंसर? ठीक, चलिए, वेरी गुड। ये क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। तो अभी डॉट प्रोडक्ट तक लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और हमारे पास अच्छा खासा समय है, तो उस समय को यूटिलाइज करते हुए हम लोग आगे, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो बनेगा। तो मुस्कुरा क्यों रहे हो?
चलिए आइए क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कितना दिमाग वेस्ट हो कितना दिमाग? सर 68 और 69 में अच्छा कोई बात नहीं, डॉट से बना रहे थे सर, बन ही नहीं रहा है सर। कोई बात नहीं, पूरा सर कोई बात नहीं। बस चलिए पानी उनी पीना है तो पानी उनी पी लीजिए, पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। पानी पीने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्या हाँ चलिए सीधा हो जाइए सब लोग, ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट और अरे बोलो, इस पर स्टार मार्क दे दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट से एक लेवल ऊपर है, ठीक है। सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो फर्स्ट स्टेयर से सेकंड स्टेयर है। फर्स्ट स्टेयर आपका डॉट प्रोडक्ट है, सेकंड स्टेयर क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका एक लेवल ऊपर जाएगा क्योंकि आपको रिजल्ट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी तवज्जो देना पड़ेगा, मतलब इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा तभी, क्योंकि रिजल्ट जो निकल के आएगा वो वेक्टर होगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट निकल के जो आया वो क्या था? स्केलर था। जैसे हल्का सा यहाँ हल्का सा छोटा सा एक चीज़ लिख देते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सी होगा, तो सी के ऊपर में एरो नहीं होगा, समझ गए। यदि आपने गलती से भावुक हो करके ए डॉट बी इज इक्वल टू सी कर दिया तो उसी समय गलती हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा। मतलब रिजल्ट कभी भी वेक्टर नहीं मिलेगा, कब? डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट स्केलर मिलेगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऑलवेज बी अ वेक्टर, वो कभी भी स्केलर नहीं मिलेगा। यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे तो और यदि रिजल्ट हमने सी लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? इसलिए रिजल्ट हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा। तो वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पर स्केलर है तो इसके पास सिर्फ एक चीज़ होगा जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब आइए, तो हम लोग पहले एक फ्रेम बनाते हैं या फिर कह लीजिए एक प्लेन बनाते हैं। चलो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समझ गए होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दिक्कत होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसमें दो वेक्टर हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, ठीक। ये दोनों ही वेक्टर किस में है? हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक। किस में है? एक्स वाई प्लेन में है और उनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर प्लेस्ड किए हुए हैं और दोनों एक ही प्लेन में है, वो प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय, मान लीजिए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, so the result will be mod of vector A into mod of vector B sin theta n cap, ठीक है। ये जो होगा this is the magnitude of product, magnitude of product, यानी कि प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ये। और ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट।
डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को वेक्टर सी कह सकते हैं। तो वेक्टर सी क्या मिला, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी सी मॉड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। और यदि हम सी कैप लेंगे, क्या ये बात से आप सहमत हैं? ठीक है, यानी सी कैप इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एन कैप। अब हमारा ये एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, और ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में जो उनके बीच का एंगल होता है वो साइन के टर्म में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस के टर्म में होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में उनके बीच का एंगल कॉस के टर्म में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में जब बात करेंगे तो साइन में होगा। ठीक है, आइए अब इसमें ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो मान लेते हैं क्या हुआ, ऐसा काहे होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, लेकिन गलत आदमी से। मैंने पहले ही बोला था कि कितने दिन पढ़ना है वेक्टर बताइए। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक वेक्टर जो है वो मैथ का टॉपिक है। कहीं भी आपको फिजिक्स नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन फिजिक्स में पढ़ना होता है, हालांकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। काहे हम बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी सिलेबस से बाहर की चीज़ है, वो बता सकते हैं हम, लेकिन वो मैथ वाले सर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ, मैथ वाले सर धोखा दे दिए? क्या हुआ, नहीं बता रहे हैं? हाँ बोलो, लेट से आते हैं तो बोलो ना, हम लेट से आते हैं। कहता है लेट से आते हैं, आई कार्ड नहीं मिला तो आई कार्ड नहीं मिल रहा है सर। क्यों? आपने ये नहीं बोला कि 10 दिन से हम गायब हैं, आई कार्ड नहीं मिला, आई कार्ड कहाँ नहीं मिला सर, हम 10 दिन से गायब हैं, ये नहीं कह रहा है। एक विद्यार्थी केदारनाथ गया हुआ था 10 दिन से, केदारनाथ में मिलेगा आई कार्ड? आइए अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब का जो डायरेक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड में जो हमारा पाम हो गया, पाम को सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ऑन है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ठीक है, अरे तुम इधर अपने फ्लो में मत आ जाओ, जब हम बताएंगे। राइट हैंड रूल नहीं है, अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई फ्लेमिंग। सुमित राइट हैंड रूल। अब ठीक है, कभी भी शर्मा रहे हो, अब ठीक। सुमित राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड लगाए, उसका पाम को हम लोग किधर ले जाएंगे, वेक्टर ए की तरफ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर ए की तरफ ले गए और इसको टर्न किधर किए, वेक्टर बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ टर्न किए और थंब को स्ट्रेच किए, तो ये जो डायरेक्शन होगा वही एन कैप का डायरेक्शन होगा। समझ गए? फिर से देखिए, फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले गए और पाम को टर्न किए इधर। कहीं आप सेकेंड वेक्टर की तरफ ले जाइएगा और पाम को टर्न कीजिएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। इसीलिए राइट हैंड में हमको क्या करना है कि पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाना है और पाम को टर्न करना है सेकेंड वेक्टर की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ए क्रॉस बी। तो हम ए से चलेंगे, बी की तरफ जाएंगे, और यदि मान लीजिए कह देगा बी क्रॉस ए, तब हम क्या करेंगे, बी से चलेंगे, बी से चलेंगे और पाम को टर्न करेंगे, तो किधर आएंगे, ए की तरफ। और जो स्ट्रेच थंब होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किसका, एन कैप, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन को। ठीक है, तो ए क्रॉस बी किए तो हमें एन कैप मिला, तो ऑब्वियसली इसके प्लेन से वो परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, मान लेते हैं ये एक्स, ये इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, इसको जेड मानते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में है, तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। वेक्टर ए इधर है और बी इधर है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यदि बी क्रॉस ए कर देंगे तो माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमेशा
जो वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर उनका डायरेक्शन होगा। समझ गए? तो इसमें कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट always perpendicular to the plane of vector A and vector B। ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड B। ठीक है? तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? A क्रॉस B, तो रिजल्ट मिलेगा C। समझ पाए? बोलिए, क्लियर है? इतना लिखिए पहले। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए।